हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट सन पर थर्मोडायनेमिक्स में बात चल रही थी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। स्टार्ट किया था हम लोगों ने फर्स्ट लॉ से और हम लोगों ने अप्लाई किया था फर्स्ट लॉ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्टार्ट किया था हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का प्रोसेस आइसो थर्मल प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस के अंदर हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले प्रोसेस की कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर प्रोसेस की इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोसेस की इक्वेशन। फिर प्रोसेस का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था जो कि होता है आइसोथर्म, जिसे हम बोलते हैं आइसोथर्म, जो कि होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। वर्क डन हमने फाइंड किया था, याद आ रहा होगा सबको, वही लॉग वाला टर्म, log v final by v initial n r t log base e। वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, चेक कर लेना एक्सप्रेशन क्या आया था फाइनली। जितना मुझे याद आ रहा है एक्सप्रेशन मोस्ट प्रोबेबली तो यही था, बाकी चेक कर लेना। हम लोगों ने जब इंटीग्रेट किया था एनआरटी कॉमन आया था और 1/v था, देख लेना, चेक कर लेना अपनी तरफ से, पर जितना मुझे याद है वो एक्सप्रेशन ये था। फिर इसके बाद सेकेंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकेंड कंडीशन, और वो था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की भी स्टार्टिंग हुई थी प्रोसेस की कंडीशन से। तो प्रोसेस की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? प्रोसेस की कंडीशन होगी कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज 0 होगा। फिर एफर्ट्स लगे थे प्रोसेस की इक्वेशन डिराइव करने में, जो कि आया था पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, हालांकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी और वी की जगह टी के टर्म्स से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीन हमने इक्वेशन देखी थी, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कन्वर्जन सबको आता है कि विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस की इक्वेशन। प्रोसेस की इक्वेशन देखने के बाद हम लोगों ने इसमें वर्क डन फाइंड किया था। जस्ट हम लोगों ने वर्क डन फाइंड किया ही था, और जितना मुझे याद आया वर्क डन था एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। हो सकता है मैंने कुछ इक्वेशन आगे पीछे लिख दी, तो एक बार चेक कर लेना जो इक्वेशन वाला पार्ट है वो चेक कर लेना अपनी तरफ से, एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए। पर जितना मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन भी इस टाइप से कुछ लिखा था। तो ठीक है, यहाँ तक का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हमें बस इसके बाद दो प्रोसेस और पढ़ने हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। बट उससे पहले ये जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था इसको हमें एक और मेथड से डिराइव करना था, ठीक है। तो इसका हम लोग दूसरा मेथड भी देखेंगे, बट दूसरा मेथड देखने से पहले इसी मेथड में अभी हमने डेल्टा क्यू की बात कर ली है, वर्क डन की बात कर ली है, क्या हम इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करके इंटरनल एनर्जी की चेंज की बात कर सकते हैं पहले? तो हम लोग पहले बात करेंगे इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आना चाहिए। तो देखो, अब हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक तो रिकैप हो चुका है। यहाँ से अब हम लोग आगे की थ्योरी देख रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो कि मैं अब एडियाबैटिक प्रोसेस पे अप्लाई करूंगा, पर क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू 0 है, तो अगर डेल्टा क्यू 0 इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? -W। इसको अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 होने का मतलब क्या है? हम सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे हैं। हम सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमने अपनी तरफ से कोई एनर्जी तो नहीं दी। क्या सिस्टम वर्क कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, पर अगर सिस्टम वर्क करना चाहता है तो फिर वो खुद के इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर वर्क करेगा। मतलब हम अपनी तरफ से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे, फिर भी गैस तो एक्सपेंड कर सकती है। गैस जब एक्सपेंड करेगी तो वो खुद के इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर एक्सपेंड करेगी, और इस प्रोसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जितना वर्क डन होगा, जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा, उतना उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। देखो नेगेटिव साइन है। जितना वर्क होगा, जैसे मान लो 50 जूल का वर्क हुआ, तो इंटरनल एनर्जी 50 जूल से कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा -50। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको कि बिना हीट
दिए भी हम सिस्टम से वर्क करवा सकते हैं, बट उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, तो बता दो जल्दी से मुझे एक्सप्रेशन क्या आएगा डेल्टा यू का। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। ये है एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको भी ऐड कर लो। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करने के बाद इसको ऐड करना, फिर मैं इसका दूसरा डेरिवेशन बताऊंगा, पहले इसको ऐड। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट है गामा इज ग्रेटर देन 1 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो आप यहाँ पर गामा की वैल्यू तो यहाँ पे डेल्टा टी भी दिखाया है। डेल्टा टी में चेंज भी ये डिसाइड करेगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो नीचे तो समझ में आता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सबको समझ में आ रहा है गामा सीपी बाय सीवी का वैसा ही होगा, क्योंकि सीवी इज ग्रेटर देन सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये तो मन से आता है पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव है, पर डेल्टा टी क्या है उस बात पे भी डिपेंड करेगा। डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली इंटरनल एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। एडियाबैटिक का स्लोप कैसे निकालेंगे अभी सब डिस्कस करेंगे आगे, बहुत ग्राफ आने वाले हैं, मैं एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप भी निकाल के बताऊंगा आपको। वैल्यू भी बता दो माइनस गामा पी बाय वी आएगी, आगे हम डिराइव करेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करो, डेरिवेशन में आ जाएगा आगे। यहाँ पर डेल्टा टी का मॉड नहीं लेना है, किसी भी चीज का मॉड नहीं लेना है, ये एक्चुअल फॉर्मूले हैं। वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, अपनी तरफ से हम किसी फॉर्मूले में यहाँ पर मॉड्यूलस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूलस किसी में अप्लाई मत करना, साइन के साथ आंसर आएंगे यहाँ पर हमारे। इंटरनल एनर्जी का चेंज, वर्क डन, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मॉड्यूलस अप्लाई प्लीज मत करना। अच्छा लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है देखो बेसिकली हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था लास्ट रन पर, ये वर्क डन हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, वर्क डन फाइंड करने के बाद आज हमने एक नया पॉइंट कंसीडर करा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा। तो ये क्या है लिखा है मैंने, बताओ, ये लिखा है मैंने फर्स्ट लॉ, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं, ये फर्स्ट लॉ लिखा है। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, डेल्टा क्यू को रख दो जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन आप निकाल चुके हो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना आता है सबको, नेगेटिव साइन लगा दो तो गामा -1 हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव कर दिया तो डेल्टा यू आ गया। इसमें समझने वाली कुछ बात ही नहीं थी। चलो अब एक पॉइंट में एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, जैसे सपोज एग्जाम में आप ये सब भूल जाते हो, सपोज मान लो आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है वर्क डन क्या था, डेल्टा यू क्या था, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन तो याद रहेगी सबको। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है ये तो नहीं भूलना है, ये तो सबको याद रहेगी। पर मान लो ये वर्क डन भूल गए हम लोग, हमें याद ही नहीं आ रहा है, हमें डेल्टा यू याद नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस बार हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट देखो क्या है, मुझे बताओ डेल्टा यू होता कितना है। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे डेल्टा यू के बारे में हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू इतना होता है, एन सी वी डेल्टा टी। सीवी पे ध्यान दो थोड़ा सा, सीवी की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ इनडायरेक्टली, तो देखो सीवी की वैल्यू इनडायरेक्टली कैसे फाइंड करूंगा मैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, सीपी बाय सीवी इज इक्वल्स टू गामा। ये दो इक्वेशन मान लो इसको, और दो वेरिएबल है मेरे पास, सीपी और सीवी दो वेरिएबल हैं। क्या मैं यहाँ से सीवी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगी, देखो सीपी की वैल्यू निकालो पहले, सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा गामा सीवी। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, गामा सीवी माइनस सीवी आर, तो सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा -1।
अपने आप में ये भी एक फॉर्मूला हो गया है वैसे तो, पर समझने वाले समझ गए होंगे इतनी देर में कि मैंने ये CV क्यों फाइंड करा है। बस इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं करूँगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतनी देर में। ये जो CV है ना, इसको उठाओ और यहाँ रख दो। CV को उठाओ और यहाँ रख दो, देख लो आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। एक बार आपको इंटरनल एनर्जी मिल गई, फिर आप याद रखो कि डेल्टा क्यू जीरो था एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के चेंज का नेगेटिव। तो एक बार आपको इंटरनल एनर्जी मिल गई, बस अब इसमें नेगेटिव साइन लगा दो, NCV डेल्टा टी में नेगेटिव साइन लगा दो, तो आपको वर्क मिल जाएगा किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आपको वर्क का फॉर्मूला मिल गया। सिर्फ 3-4 लाइन के अंदर ही आप वर्क डन और इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो और एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला भी, देखो ये सब चीजें कभी भी क्वेश्चन में आ सकती है। आपसे कोई CV की वैल्यू पूछ लेगा, बताओ CV की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए R/γ-1 भी एक फॉर्मूला है। थर्मो में से बहुत सारे फॉर्मूले इधर उधर से आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं फॉर्मूले। अभी स्लोप की चिंता मत करना, इस इक्वेशन के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में। आज के आज ही हम पढ़ाएंगे स्लोप कितना होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ का। पर अभी इससे पहले हम लोग नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नोट मत करना अभी 2 मिनट के लिए, पहले समझ लो पूरा प्रोसेस। सबसे छोटे प्रोसेस हैं अभी ये दो, बहुत इजी हैं, कोई एफर्ट नहीं लगेंगे इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस की कंडीशन बताओ, प्रेशर कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो सब कुछ। पी कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, तो इस केस में क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। फिर PV ग्राफ कैसा बनता है, PV ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू V एक्सिस या वॉल्यूम एक्सिस। समझ में आ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ये दिख रहा है हमें प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा PV ग्राफ तो बन गया, इसका TV ग्राफ भी बन सकता है। ये मैंने बनाया इसका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। समझ जाओ कि ये जो ग्राफ है ये पास करेगा, ये पास करेगा, अगर मैं एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो ये पास करेगा ओरिजिन से, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन में यूज करूंगा एक दिन में। देख लो कौन सा ग्राफ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर आप दिख रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू T। V इज प्रोपोर्शनल टू D का मतलब क्या है, V इज इक्वल टू KT, Y इक्वल्स टू MX। C है नहीं इस ग्राफ में, Y इक्वल्स टू MX की इक्वेशन पता है ना आपको, स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं। बट टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड इन केल्विन, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करोगे तो समझ में आ रहा है गड़बड़ क्या होगी। उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करोगे, एक्सट्रापोलेट करने पर ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। नोट करवा दूंगा उससे पहले, देख लो बस खत्म हो गया ये प्रोसेस, बहुत ही छोटा प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। क्योंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इस प्रोसेस के आपको याद है हीट कैसे निकालते हैं, एन सी डेल्टा टी, हीट का फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी। पर प्रोसेस है आइसोबारिक, तो सी में क्या लिखूंगा, CP, याद है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये लिखा।
डेल्टा यू तो होता ही इतना है, सोचना ही मत इस बारे में कुछ भी। हर बार कैसा भी प्रोसेस हो, प्रोसेस उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो होगा ही इतना हर बार। वर्क डन क्या होगा, फर्स्ट लॉ अप्लाई करा है मैंने, जिसको जिस भी टाइप में प्रॉब्लम आए बता देना। वैसे आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर कुछ हो नहीं सकता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं अभी। वर्क डन क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होना। अब देखो डेल्टा क्यू कितना है, एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एन सी पी माइनस सी वी, पर सी पी माइनस सी वी कितना होगा, आर। काफी लोगों ने तो शायद पूरा पढ़ भी लिया होगा आगे तक नीचे तक, और क्लियर भी हो गया होगा। सी पी माइनस सी वी कितना होता है, आर, तो वर्क डन हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। ठीक है, एन आर डेल्टा टी मतलब एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस, सॉरी पी इंटू वी फाइनल माइनस पी इंटू वी इनिशियल, कैसे, आइडियल गैस की इक्वेशन से। और यहाँ से मैं वर्क डन को ऐसा भी लिख सकता था, पी डेल्टा वी, हालांकि वो तो मुझे पता था, कोई बड़ी बात ये भी नहीं थी, ये तो ये भी मुझे पता था। देखो अगर मैं ऐसे वर्क नहीं निकालता तो मेरे पास दूसरा मेथड था वर्क निकालने का। वर्क निकालने का दूसरा मेथड क्या था, ग्राफ था। ये देखो ग्राफ बनाया मैंने। एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलते जाओ। एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, ये पी है। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एरिया, एरिया कितना होगा यहाँ पे, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज पी डेल्टा वी, खत्म बात हो गई। सिंपल बात थी भी। वर्क डन ऐसे फाइंड कर लो ग्राफ से तो भी चल जाएगा, और अभी जो मैंने वर्क डन फाइंड करा है हीट और इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस से तो भी चल जाएगा, इक्वेशन तो वही आनी है। वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी, प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। डाउट है तो भी बता दो। अब एक एक पॉइंट कॉपी में अच्छे से नोट होना चाहिए, पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज फेयर में नोट करना है, बिल्कुल रफ कॉपी से काम नहीं करना है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए क्लास नोट्स में। सेशन के एंड तक जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी उसे हमारी तरफ से एक आईफोन मिलेगा। हम कंपेयर करेंगे सबकी कॉपीज को, और जिसकी कॉपी सबसे ज़्यादा अच्छी हुई, क्लास नोट्स के सबसे ज़्यादा अच्छे हुए, उसे हम अपनी तरफ से आईफोन देंगे। ये बात सही है, हमें ये चीज़ रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलना चाहिए थी, है ना। पता चला बाद में हमने आईफोन नहीं दिया तो आप लोग रिकॉर्डिंग बता दोगे हमें। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला है, हमें रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलना चाहिए ना। प्रीवियस स्लाइड, कितना स्लो लिखते हो।
क्या नोट कर रहे हो, नोट करने के साथ साथ उसे मेमोराइज भी करते जाओ। ऐसा नहीं कि बस बोर्ड से देख लिया, स्क्रीन से देख लिया और लिख लिया और भूल गए। क्लास कंप्लीट होने के बाद अपना काम सिर्फ रिवीजन तक रहना चाहिए और रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप लोग याद करते जा रहे हो इन सब पॉइंट्स को। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। अच्छा, एक बार खुद से देखो, क्लियर हो रहा है कुछ? पूरा ही क्लियर हो गया होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, गिब्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने। और पीवी ग्राफ क्या समझाऊं इसमें, बताओ? पीवी ग्राफ समझ में आ ही जाता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, किसी को डाउट है तो बता देना। और ये भी समझ में आ रहा है इसका, अगर मैं पीटी ग्राफ बनाता हूँ तो पीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और एक्सट्रापोलेट करने पर इट विल अगेन पास थ्रू ओरिजिन। डेल्टा क्यू कितना होगा? एन सी वी डेल्टा टी। क्यों होगा एन सी वी डेल्टा टी? कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट याद है, हमने पढ़ी थी एक दिन हीट। कहाँ गई वो हीट? ये रही हीट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट इतनी थी, एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का तो सोचना ही मत, होती ही इतनी है हर बार। कोई भी प्रोसेस, कैसा भी प्रोसेस, डेल्टा यू इतना ही होता है। वर्क डन निकाल के देख लो, वर्क डन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वर्क डन जीरो आएगा। और सोचना ही क्या था, वर्क डन तो हमें पता ही था जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, निकाल लो एरिया अंडर द कर्व। देख लो एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो किस बात का वर्क डन?
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा-सा चारों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करेंगे और स्लोप की भी बात करेंगे। देखो, चारों ग्राफ साथ में ड्रॉ करने के लिए ग्राफ नंबर 1 और 4 तो बहुत ज़्यादा ईज़िली क्लियर हो जाते हैं। ग्राफ नंबर 2 में और 3 में डाउट आता है कि आइसोथर्मल कौन-सा है, एडियाबैटिक कौन-सा है। तो एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले इसको। सपोज़ गैस जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करती है। गैस इनिशियली इस पॉइंट से स्टार्ट करती है। अब 4 अलग-अलग प्रोसेस हम गैस को ले आते हैं और हमें 4 अलग-अलग ग्राफ मिलेंगे। अगर चारों ग्राफ को मैं एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे कुछ इस टाइप से मिलने चाहिए। ग्राफ नंबर 1, 2, 3 और ग्राफ नंबर 4। देखो, ग्राफ नंबर 1 के लिए और 4 के तो पूछना ही मत। वैसे ही दिख रहा है ग्राफ नंबर 1 कौन-सा होगा। ग्राफ नंबर 1 कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक दिख रहा है। ग्राफ नंबर 1 में प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। ग्राफ नंबर 4 में भी हमें दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक। रही बात ग्राफ 2 की और 3 की, तो ग्राफ नंबर 2 होता है आइसोथर्मल और ग्राफ नंबर 3 होता है एडियाबैटिक। पता कैसे चल सकता है हमें इन दोनों में? 1 और 4 तो क्लियर हैं, 2 और 3 में पता कैसे चल सकता है? देखो, 2 मेथड हैं। पहले तो एक काम करते हैं, स्लोप वाला मेथड समझते हैं। काफ़ी लोग पूछ भी लेते हैं स्लोप का क्या करना है, कैसे करना है? तो देखो, मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप याद है आपको? स्लोप था डेल्टा P बाय डेल्टा V माइनस P बाय V। जितना याद आ रहा है चेक कर लेना, बाकी हो सकता है कुछ और वैल्यू तो बता देना। जितना मुझे याद आ रहा है माइनस P बाय V आना चाहिए था। यही था क्या? कहाँ गए सब लोग? गायब हो गए क्या? अरे भाई, कहाँ गए सब लोग? यही हो ना सब? ठीक है, चलो। यहीं पर है, घर पर ही हो सब लोग। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप हो गया। वैसे ही मुझे मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप निकालना है, तो जितना मेरे नॉलेज में है वो है कि एडियाबैटिक स्लोप प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस गामा पी बाय वी। चेक कर लेता हूँ, मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि इतना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत सिंपल है। प्रोसेस की इक्वेशन सबको याद ही है। पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट
मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट बताओ। p एज इट इज, इसका डेरिवेटिव गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv प्लस गामा सॉरी प्लस v की पावर गामा एज इट इज dp इज इक्वल टू 0। देख लो इसका डेरिवेटिव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो। p v की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट था और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, तो p एज इट इज फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, v की पावर गामा का डेरिवेटिव क्या होगा, गामा v की पावर गामा माइनस 1 और v का डेरिवेटिव dv प्लस सेकंड टर्म एज इट इज v की पावर गामा एज इट इज p का डेरिवेटिव dp, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, कोई डाउट तो वैसे आना नहीं चाहिए इसमें। अब यहाँ पर देखो मुझे निकालना है dp बाय dv, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि dp बाय dv हो जाएगा माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, खुद से करना ट्राई हो जाएगा क्लियर खुद ही। आपको खुद ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप ये सब चीज़ें खुद से ट्राई करोगे ना, और जब वो डिराइव हो जाती है आपको खुद ही अच्छी फीलिंग आएगी। बहुत इजी था, ये स्लोप आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस का। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आपको एडियाबैटिक का स्लोप याद है तो आइसोथर्मल का इजीली आ जाएगा। देखो कैसे, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसमें स्पेशल केस अगर गामा की जगह में 1 रखता, मैथमेटिकली समझना, गामा की जगह में 1 रखता तो मुझे क्या मिलता, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट का स्लोप मिलता। तो देखो गामा को 1 रख दो, गामा को 1 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा, इस वाली इक्वेशन का स्लोप मिल जाएगा। हाँ 1 मिनट रुकना जरा। ये सब मैंने प्रॉपरली नोट नहीं करा तो आप प्रॉपरली नोट तो कर लोगे ना। पहले क्या करना है, ये बनाना है, इसके साइड में ये लिखना है, नीचे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखना है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये लिखना है, और इसका प्रूफ ये लिखना है, ये कंप्लीट इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ ये लिखना है। तो प्रॉपर सीक्वेंस आप एक कॉपी में लिखना है आपको। अच्छा दूसरा ये पॉइंट ये है कि इन दोनों में से मुझे बताओ कि ज्यादा नेगेटिव स्लोप कौन सा है, किसका स्लोप आपको ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। ज्यादा नेगेटिव स्लोप, अरे ग्राफ छोड़ दो, नीचे नीचे इक्वेशन देखो, इक्वेशन में ज्यादा नेगेटिव स्लोप किसका है। अरे भाई ज्यादा नेगेटिव किसका होगा, इसका होगा ना, अरे इतना सोच क्या रहे हो। देखो माइनस पी बाई वी तो सेम है दोनों का, ये -1 है, ये माइनस गामा है, गामा क्या होता है सीपी बाय सीवी, और सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो उसका मतलब सीपी तो सीवी से ज्यादा ही होगा। ये ज्यादा नेगेटिव है। अब डिस्कस कर लो, तो आप दिए हुए हैं, आप देख लो खुद ही किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है आपको, खुद ही समझ में आ जाएगा। स्लोप पता है ना आपको, जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, तो आपको दिख जाएगा किसमें टेंजेंट का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, और वही इक्वेशन किसकी होगी, एडियाबैटिक की होगी। पर मेरे पास आप लोगों के लिए कोई स्कीम है, हम इसको इतना डिफिकल्ट बनाई क्यों, मतलब आइसोथर्मल एडियाबैटिक का ग्राफ अगर मुझे कंपेयर करना ही था तो मैंने स्लोप लोप निकालने की मुझे जरूरत ही क्या थी, मैं तो बहुत इजीली बता सकता हूँ। देखो बेसिक लेवल के मैथ से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय p, ये आइसोथर्मल के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वैसे ही एडियाबैटिक की बात करते हैं तो क्या लिखूंगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा आसान होगा, इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे p और यहाँ पे v, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, इजी होगा। अब देख लो, आइसोथर्मल की इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक की इक्वेशन पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों से मैं प्रेशर निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर, देखो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर और जल्दी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर और जल्दी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की पावर गामा है, गामा ग्रेटर देन 1 है, तो डिनोमिनेटर और ज्यादा होगा, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर और ज्यादा होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर और ज्यादा होने का मतलब प्रेशर और जल्दी कम होगा। अब 2 और 3 में वॉल्यूम बढ़ाने पर किसका प्रेशर जल्दी कम हो रहा है, 2 का या 3 का,
आगे हेल्प नहीं करूंगा, देख लो। ओहो, पूछ लिया किसी ने मुझसे कि इस गामा लेस देन और ग्रेटर देन। पूरी रामायण खत्म होने के बाद आपने पूछ ही लिया कि अर्जुन कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, दुर्योधन कौन थे। देखो भाई, गामा जो है वो 1 से ज्यादा होगा हमेशा। क्यों होगा? क्योंकि देखो गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी। और इंटरेस्टिंग बात, हम लोगों ने ये देखा था कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। तो यहाँ से देखो कौन ज्यादा होगा, सीपी ग्रेटर देन सीवी। वैसे मैंने ये प्रैक्टिकली भी बताया था आपको कि प्रैक्टिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि सीपी ग्रेटर देन सीवी। तो अब सीपी ज्यादा है सीवी से, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हर बार गामा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। ये जो गामा है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नहीं, ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करवा रहा हूं मैं। गैस इनिशियल पॉइंट पर थी और मैं उसको 4 अलग अलग प्रोसेस से ले जा रहा हूँ। तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट तो सबका सेम होगा ना। ग्राफ को मैंने इंटरसेक्ट नहीं करवाया है। ग्राफ को मैंने सेम पॉइंट से स्टार्ट क्यों करा, क्योंकि गैस को मैं सेम पॉइंट से 4 अलग अलग प्रोसेस से ले जा रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट तो सबका सेम लिया मैंने इसलिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि केटीजी के बारे में क्या नॉलेज है, क्या क्या आइडिया है, कितना कुछ पढ़ लिया है केटीजी के बारे में आप लोगों ने। ठीक है, इक्वेशन वगैरह डिराइव कर ली थी, गुड, वेरी गुड। और वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, बहुत बढ़िया, गुड। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा मैक्सवेल का वगैरह सब पढ़ लिए होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में एज्यूम कर रहा हूँ थर्मो में आता है, क्योंकि वो, उसके अलावा आपने इक्वेशन भी डिराइव कर ली होगी। और इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद केटीजी के हेल्प से आप लोगों ने वो सब लॉज वगैरह भी प्रूव कर ली होंगी। वो सब पार्ट है जो ओवरलैपिंग है, तो उसके डिटेलिंग में फिर मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे केटीजी की। हेडिंग तो डाल ही लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
इन शॉर्ट हमें करना क्या है, केटीजी में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, गैस की जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है उन्हें आपस में रिलेट करना है, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में कर चुके हो। हम इसमें हम इसमें डायरेक्टली डायरेक्टली सिर्फ बात करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और एक और चीज़ की बात करेंगे वो होगा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट। केटीजी का थीम बता चुका हूँ। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में जो रिलेशन होता है गैस के लिए वो होता है डिराइव विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं केटीजी के, वैसे तो वो कुछ नहीं बहुत सारे हैं, इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस लिख दिए हैं वापस, पर मुझे लगता नहीं है कि इनको रिवाइज कराने वाली कुछ बात है, एक बार पढ़ लो। हर एक एजम्पशन बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, सभी एजम्पशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, एक मिनट। हाँ पर नोट तो कर ही लो, इसको नोट कर लो। फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, केमिस्ट्री में रिवाइज नहीं करोगे तो फिजिक्स में रिवाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको केटीजी जो है एक बार रिवाइज तो अच्छे से हो ही जाएगा। इसको पढ़ लो, एक बार लिख लो, नोट कर लो, टाइम दे रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट रिलेट्स माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अभी क्या है ना, फर्स्ट लॉ के हमें क्वेश्चन करने हैं, पर फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करने के लिए हमें केटीजी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्स्ट लॉ के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो हमारा, तो हम फर्स्ट लॉ की प्रैक्टिस कर पाएं। जो भी हमने 4 प्रोसेस देखे, 4 प्रोसेस से क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग स्टार्ट कर पाएं। एजम्पशंस पढ़ लो, 1.5 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, नोट कर लो, सफिशिएंट टाइम देंगे हम। एजम्पशंस वैसे बहुत सारे होते हैं, आपको हर बुक में 2 3 नए एजम्पशंस मिल ही जाएंगे। हाँ नोट करना है, नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, एक बार रिवाइज ही हो जाएगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो उसको कॉपी में। मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ नोट करने के लिए, पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ।
चलिए डन। अब ये तो बेसिक assumptions हो गए। इक्वेशन डिराइव नहीं कर रहे हम लोग प्रेशर वाली, जो आप लोग डिराइव ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा वेट कर रहे हैं, ठीक 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट पर हो कर लो नोट। अब इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिस पोर्शन के लिए हम लोग केटीजी पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स में, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम अपने अंदर, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना अभी, है ना, वरना फिर कंफ्यूजन हो सकता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम अपने अंदर कितने इंडिपेंडेंट पॉसिबल वेज में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और गैसियस सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर करने के सिर्फ 3 तरीके हैं: ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। अब थोड़ा और डिटेल में बात करता हूँ इसके, कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है गैस के लिए कि गैस के पास अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की, जैसे मैं गैस को कुछ एनर्जी देता हूँ, तो गैस अपने अंदर एनर्जी को किन किन फॉर्म्स में स्टोर कर सकती है, वो होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत सिंपल सेंस में से बताता हूँ। मान लो जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में ना होते और सपोज हम ऑफलाइन क्लास में होते, ठीक है, अभी आप लोग मेरे सामने बैठे होते, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते, और सपोज किसी दिन मैं आपकी बात से इंप्रेस हुआ और मैंने बहुत बड़ा एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट लेकर आ गया। इतना बड़ा बॉक्स ऑफ चॉकलेट, इमेजिन करो सिर्फ कि मैं बॉक्स ऑफ चॉकलेट लेकर आ गया और रख दिया आपके सामने। अब आपको उसमें से चॉकलेट्स कलेक्ट करनी है, पर आपको ना सिर्फ चॉकलेट्स कलेक्ट करनी है, चॉकलेट कलेक्ट करके आपको उसे स्टोर भी करना है। अब आपके पास चॉकलेट को स्टोर करने के कितने इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं। थोड़ी सी चॉकलेट जो है वो आप पॉकेट में स्टोर करोगे, थोड़ी सी चॉकलेट जीन्स में स्टोर करोगे, थोड़ी चॉकलेट्स एक और पॉकेट होगी जीन्स में, वो होती है ना बहुत सारे उसमें पॉकेट्स होते हैं, जीन्स कम और पॉकेट ज़्यादा होती है उसके अंदर, वो वाली जो जीन्स होती है उसके अंदर स्टोर करोगे। फिर उसके बाद भी क्या होगा, कुछ चॉकलेट जो हैं वो आप आपके बैग में डाल दोगे। तो ये सब आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं। इतने सारे इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं आपके पास चॉकलेट को स्टोर करने के, ठीक है। तो सेम केस, जैसे आपको, हाँ जैसे सेम केस, जैसे आप चॉकलेट स्टोर करना चाहते हो, वैसे ही गैस को चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, गैस को चॉकलेट से ज़्यादा अच्छी लगती है एनर्जी। गैस को चाहिए एनर्जी, गैस को लगती है एनर्जी अच्छी। जैसे को चॉकलेट अच्छी लगती है, जैसे मुझे आईफोन लगता है, वैसे ही आपको, वैसे ही गैस को क्या अच्छा लगता है, गैस को लगती है अच्छी एनर्जी। अब गैस भी एनर्जी स्टोर करना चाहती है, तो गैस के पास अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, उनके नंबर को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऐसा नहीं है फ्रीडम का मतलब उसको, गैस को फ्रीडम मिल गई, ठीक है, फ्रीडम फ्रीडम कुछ नहीं मिली। उसके अंदर, गैस के अंदर एनर्जी स्टोर करने के जो मेथड्स होते हैं उनका नंबर है, उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ बात समझ में आ रही है कभी? 10-20%, 25% कुछ समझ में आ रहा है क्या?
नंबर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर है। इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर एफ। इंडिपेंडेंट पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? हम तो गैस की बात करना चाहते हैं ना। हम बात कर रहे हैं गैसियस सिस्टम की। तो फॉर गैसियस सिस्टम उसके पास एनर्जी स्टोर करने के गैस के पास दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो उसके पास होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेट करने पर जो एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल, ये पर्सन रन कर रहा है तो इसके पास क्या है? इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा मेथड होता है गैस के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पर्सन जो है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और देखो इनफैक्ट पता है गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करते हुए ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। देखो रोटेट करते हुए ट्रांसलेट करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स और ट्रांसलेशन तो चल ही रहा है उनका। तो रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों एक साथ भी चल सकता है। हाँ, अभी कुछ लोग के बहुत कंसर्न आ रहे हैं, कुछ मैसेज भी आ रहे हैं कि गैस तो पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, क्या रोटेट करेगा, सब एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, ये वाली गैस, वो वाली गैस, सभी गैसेस की बात करेंगे हम, ठीक है। बट हाल फिलहाल जो याद करना है वो देखो क्या है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होता है वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? देखो वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब क्या है वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये तो समझ में आ ही गया था। वाइब्रेशनल एनर्जी का मीनिंग होता है कि एग्जाम्पल, अगर हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम, वैसे आपका एसएचएम हुआ है कि नहीं हुआ? एसएचएम हो चुका था क्या क्लास में? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो देखो उसके बिना भी अपन समझ तो जाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दो ब्लॉक्स हैं, M1 मास का ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक M2 मास का। अब हमने क्या करा, हमने इन दोनों मास को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये अब इस टू ब्लॉक सिस्टम को मैं खींचता हूँ, दूर करता हूँ, छोड़ देता हूँ, बताओ क्या होगा? इनका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को पुल करके रिलीज करता हूँ तो इनका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। अब अगर आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी में दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। एक तो इन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेट कर रहे हैं तो स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और साथ में वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। कुछ बात समझ में आएगी क्या? वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर दो पोर्शन है। एक देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, एक है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वी के ई मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वीपी मतलब वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट मेथड है। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में वो अलग फॉर्म से मतलब एनर्जी स्टोर करेगा, रोटेशनल में भी अलग से करेगा, वाइब्रेशन में भी अलग से करेगा, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है। मैं भी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपका बिल्डअप होता जा रहा है और आगे धीरे से मैं और चीजें में ऐड करूंगा।
अभी तो बिल्कुल हमने स्टार्ट करा है, ठीक है? तो पहले हम सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पॉइंट नोट करेंगे, फिर हम आगे और देखेंगे। गैसियस सिस्टम में स्प्रिंग का रोल कैसे आएगा? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है? जैसे मान लो कोई ऐसी गैस का एग्जांपल दो, कोई अच्छी सी गैस का एग्जांपल दो, जैसे H2O हो गया, या फिर अगर वेपर फॉर्म में है CO2 हो गया, तो उसमें क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? और जब आप नाइट्रोजन हो गया, है ना, सिंपल एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, उसमें भी बॉन्ड है बीच में। अब जब वो वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कम जाता होगा, दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम जाता होगा, तो वहां पे भी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चलिए, नोट कर लिया। अब आगे, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। देखो, मोनोएटॉमिक गैस का मीनिंग समझ में आता है हमें। मोनोएटॉमिक गैस में एक काम करता हूँ, एक्सप्लेन बोर्ड पे कर देता हूँ। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल, जितनी केमिस्ट्री मुझे आती है, जो कि वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, बट जितनी आती है उसके हिसाब से मुझे एक दो गैस के नाम याद है। हीलियम मुझे जितना याद है, गैस हुआ करता था इनर्ट गैस के नाम से। इनर्ट गैस होता था, क्या होता था? अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं। अरे अरे, आपको तो मुझसे भी कम केमिस्ट्री आती है, ठीक है? मुझे तो लगता था कि सबसे खराब केमिस्ट्री मेरी है, बट अब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस जो है अपने ऊपर इंक्रीज हो गया है। गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर दिया है एग्जाम्पल्स बताकर मोनोटॉमिक गैस के, ठीक है? तो जिन लोगों ने भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वाले एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मोनोटॉमिक गैस का एग्जाम्पल जितना मुझे पता है, ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे नहीं, ज़्यादा एग्जाम्पल देने में गलत हो सकता है केमिस्ट्री का एग्जाम्पल मुझसे, तो जितना मुझे पता है कि मोनोटॉमिक गैस होती है हीलियम। अब आगे की स्टोरी सुनो। ये है मोनोएटॉमिक गैस, इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? तो जब हम बोलते हैं इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो हम बोलेंगे इसके पास तीन ट्रांसलेशनल, जीरो रोटेशनल और जीरो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो टोटल मिला के इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं 3।
मोनोएटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। आप सोच रहे होंगे सर इसका यूज क्या है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ ही क्यों रहे हैं? आगे जाकर हम फर्स्ट लॉ के अंदर जो सीपी और सीवी होता है ना गैस का, वो इसी थ्योरी से फाइंड करेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम थ्योरी की हेल्प से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल थ्योरी। तो अभी हाल फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए इसके 3। अब 3 ट्रांसलेशनल केस है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, एक्स वाई और जेड। यूजुअली जब हम लोग डिराइव करते हैं ये, तो हम मानते हैं कि ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में ये मॉलिक्यूल का मोशन हो रहा है। जब आप लिखते हो ना वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तो हर एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग, वैसे एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का फिर एकदम से मैसेज आएगा। मैसेज करने में आप मतलब डिले बिल्कुल नहीं करते हो ना, पढ़ने से पहले ही मैसेज ऑफ कर देते हो। अभी मुझे पता आपका वाला होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी के पास या एनर्जी के पास इन जनरल डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर ये 3 अलग अलग डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं, जिस तरह से ये थ्योरी डिराइव होती है। हालांकि इसका डिटेल डेरिवेशन वगैरह तो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, आप लोगों की अच्छी बात है ये, पर जिस तरह से ये डिराइव होती है, लेट अस जस्ट से कि यहाँ पर जब हम डेरिवेशन करते हैं, जब मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन होता है, कंप्लीट डेरिवेशन होता है, तो उसके जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 3 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे ट्रांसलेशन मोशन के लिए, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस, वन अलोंग जेड एक्सिस। तो मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे फॉर मोशन अलोंग एक्स, जो कि वाई से इंडिपेंडेंट होगा, वाई का मोशन जेड से इंडिपेंडेंट मानेंगे, तो 3 इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन के लिए। रोटेशन में वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, देखो क्यों नहीं कर पाएगा। वैसे तो क्लियर हो गया होगा रोटेशन में एनर्जी स्टोर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ये गैस का पार्टिकल हो गया मोनोएटॉमिक गैस का, अब ये रोटेट कर सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोटेट नहीं कर सकता। ये देखो 3 एक्सिस बनाई है मैंने, एक्स वाई और जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और तीनों के अबाउट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको क्या माना है, टाइनी पार्टिकल, मतलब रेडियस ऑलमोस्ट जीरो माना है। क्योंकि रेडियस ऑलमोस्ट जीरो है और मोनोएटॉमिक है गैस, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में, अगर पार्टिकल अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर भी लेगा, तो क्योंकि वो बहुत टाइनी पार्टिकल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, और इसीलिए उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। और अकेला मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट कर, मतलब अकेला आइटम तो वाइब्रेट करेगा नहीं। वो भी हमने एग्जांपल बनाया था, डायग्राम बनाया था। अकेला आइटम है तो वो तो वाइब्रेट करेगा नहीं, वाइब्रेट करने के लिए कम से कम 2 आइटम चाहिए, 3 आइटम चाहिए, तब वाइब्रेशन पॉसिबल है, जब बॉन्ड्स होते हैं बीच में। सिंगल आइटम है तो वाइब्रेट कर नहीं सकता। इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस के पास ओवरऑल मिलाकर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो तीनों के तीनों कौन से हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। चलिए अब मैं बात करता हूँ डायटोमिक की, बस इतने में आपको क्लियर हो जाएगा, आगे का तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डायटोमिक की, नोट करो, करवा दूंगा मैं स्लाइड्स इस बार। अब हम बात करते हैं डायटोमिक की, मुझे एग्जांपल याद करने दो, मैं बताऊंगा एग्जांपल आपको। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन होता है क्या, Cl2। हाँ देखो मुझे याद है, देखो मुझे इनऑर्गेनिक याद है, बिल्कुल सही, क्लोरीन होता है। बस इतना ही लिखेंगे अपन, बहुत एग्जाम्पल हो गए, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे अपन केमिस्ट्री के, यहाँ तक एग्जाम्पल सफिशियंट है। तो ये सब किसी गैसेज हैं, डाई एटॉमिक है। वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब जैसे कॉम्बिनेशन, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे ए और बी कोई सी गैस हो सकती है जिसमें बस 2 एटम्स होने चाहिए डायटोमिक हो। वो आप देख लेना, HCl अगर गैसियस स्टेट में होता है, तो ऐसे गैसियस स्टेट में डायटोमिक माना जाएगा, H और Cl गैसियस डायटोमिक मानेंगे, ठीक है। चलो डायटोमिक के लिए क्या होगा, 2 केस होंगे। डायटोमिक के लिए 2 केस होंगे, पहला केस होगा एट लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर डायटोमिक गैस के लिए, पढ़ो मैंने क्या लिखा है, लो टेम्परेचर पर होंगे 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशन और 5 टोटल मिला के, टोटल मिला के देख लो 3 और 2 5 होते हैं। अब ये 3 ट्रांसलेशन तो समझ में आता है, जैसे डायटोमिक मान लो O2 है, O2 नहीं H2 लेते हैं, चलो ये H2 हो गया, ये हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं,
इनके बीच में जितना मुझे याद है कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता था। ठीक है, चलो ये H2 का वो हो गया, डायटोमिक गैस का ये मॉलिक्यूल हो गया। अब मुझे बताओ तीन ट्रांसलेशन कैसे, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में ट्रांसलेट कर सकता है, तो तीन तो ट्रांसलेशन थे ही। इस बार दो रोटेशन कहाँ से आ गए, देखो तीन एक्सिस है रोटेशन के लिए। रोटेशन के लिए तीन एक्सिस कौन सी है, एक तो ये एक्स एक्सिस है, पर इसके अबाउट तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो दोनों एटम्स उसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। दूसरा होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ये देखो वाई एक्सिस पास कर रही है इनके सेंटर ऑफ मास पे, वाई एक्सिस के अबाउट तो है, वाई एक्सिस के अबाउट एनर्जी आ सकती है, रोटेशनल एनर्जी आ सकती है मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो। और तीसरा है जेड एक्सिस, वो भी दिख रहा होगा आपको, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसका मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास दो होंगे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। लो टेम्परेचर पर बॉन्ड वाइब्रेट नहीं करेगा, लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशन नहीं है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जीरो। अब मैं बात करता हूँ हाई टेम्परेचर की, डायटोमिक की बात चल रही है। देखो मोनोटॉमिक में तो हाई टेम्परेचर कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, वाइब्रेशन तो था ही नहीं। अब डायटोमिक में क्या होता है, हाई टेम्परेचर भी होता है। तो डायटोमिक में अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, तो डायटोमिक में हायर टेम्परेचर्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशनल, दो वाइब्रेशनल, तीन दो पाँच और दो मिला के हो जाते हैं टोटल मिला के सात, सात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। तीन ट्रांसलेशन समझ में आया कैसे, दो रोटेशन बता चुका हूँ कैसे, दो वाइब्रेशनल कैसे। हायर टेम्परेचर पर जब वो वाइब्रेट करेगा तो एक होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होगी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हायर टेम्परेचर पर एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मिलकर दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि लोअर टेम्परेचर पर नहीं थे पर हायर टेम्परेचर पर इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे सात। दूसरा पॉइंट, पता नहीं शायद बहुत सारे बुक्स में दिया हो, ये बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन भी है। काफी लोग इसमें ना यहाँ पे वन लिख देते हैं, मतलब वो वाइब्रेशनल एनर्जी को एक ही एनर्जी मानते हैं, उसको एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं, पर वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर कभी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको चेंज करके यहाँ पर दो वाइब्रेशनल करना बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन में भी दो इंडिपेंडेंट तरीके हैं उसके पास, एक है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एक है वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, सिक्स लिख देते हैं हाई टेम्परेचर पर डायटोमिक के लिए सिक्स, और ये इसको वन कर देते हैं, वो नहीं करना है, दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो ये समझ में आया डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन ट्रांसलेशन कैसे, देखो तीन ट्रांसलेशन में बताया था ना मैंने अभी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, उसके पास तीनों डायरेक्शन की इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज होगी, तो उसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और दो रोटेशनल कैसे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट, और वाइब्रेशनल हायर टेम्परेचर पर है तो दो, लोअर टेम्परेचर पर है तो जीरो। अभी इसको नोट बंद करना, इसको मैं बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे से नोट करवाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे एक टेबल भी पूरा बनाना है। अभी तो बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो मुझे और कैसे की बात करनी है, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में भी लीनियर है नॉन लीनियर है, सब डिस्कशन में आएगा और डिटेल में आएगा डिस्कशन में। अभी इसको नोट मत करना, बस एक बार आपको एक वेग फीलिंग आ गई है अभी, वेग फीलिंग मतलब एक जनरल आपको एक फीलिंग तो आ गई है कि ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, पर इसको भी नोट मत करना, इसको हम लोग प्रॉपर्ली नोट भी करेंगे। पर ठीक है, आज हम लोग इसको यहाँ पे पॉज करेंगे, इतना अच्छे से एब्जॉर्ब करो, इसको ग्रैस्प करना, वैसे तो इजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसको स्टार्टिंग 15-20 मिनट्स में एक्सटेंड करेंगे। ये कंप्लीट होते से ही डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट होते से ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, मतलब इसके जो क्वेश्चन होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट लॉ, इन सब के क्वेश्चन जो हैं हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टर्न से फिर। चलिए ठीक है, आज यहाँ पर पॉज करेंगे, आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।
वो एक्चुअली आप लोग जैसे बोल रहे हो ना, शायद काफ़ी लोगों के एक्चुअली मैसेजेस आते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि पढ़ाने के साथ-साथ वो सबके चैट्स पढ़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस कारण से ऐसा मत सोचना कि मैं कि चैट जो है वो पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो आफ्टर ऑल मतलब मेरी 2 ही आईज़ हैं और वो इतना सब कुछ मैनेज करना एकदम से लैपटॉप पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पर मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा मत सोचना कि आपका चैट जो है वो इंटेंशनली मिस हो रहा है। एक काम करना, अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो अभी 1 टर्न के लिए वेट करना। अभी अपन इसको और डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको अपन और डिस्क्राइब करने के बाद अगर कुछ डाउट बचता है तो फिर हम बताएँगे। अभी तो क्या है कि कुछ पॉइंट्स बताएँ, कुछ नहीं बताए हैं। तो इसके बाद हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा। अभी एक वेग फीलिंग आ गई है, इसके बाद और डिटेल में डिस्कस करने पर बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वन पे। गुड बाय एंड टेक केयर।